13 अप्रैल साल 1919 जब बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अमृतसर के 10 से 20 हजार लोग हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल से महज 600 मीटर दूर जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, तभी उनके मैदान के ऊपर से एक जहाज निकली। लोग बड़े खुश हो गए, बच्चे तो और भी ज्यादा। अब आखिर हवाई जहाज देखकर अपने बचपने में किसको एक्साइटमेंट नहीं होती थी। और जैसे ही जहाज गया, सब वापस से त्योहार मनाने में मगन हो गए। बच्चे खिलखिला के हंस ही रहे थे और लोग अपनी मस्ती में मगन ही थे कि तभी अचानक जूतों के जमीन पे चलने की आवाज आई और अगले कुछ मिनट्स के अंदर उस जगह के एंट्रेंस से गोरखा और सिख रेजिमेंट के करीब 50 सैनिक घुस गए। सबके हाथ में .303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफल्स और उन सबके बीच में एक खौफनाक अंग्रेजी चेहरा जिसकी आंखों में खून उतर आया था। बाग के दरवाजों पे ताला लगा दिया गया और सैनिक खड़े कर दिए गए ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। उस भीड़ को इकट्ठा करने वाले हंसराज ने भीड़ से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, सब शांत रहो, ये सब सिर्फ आपको डराने आए हैं, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। और ये सब कहते ही उन्होंने एक सफेद झंडा लहरा दिया जिसका इवन विश्व युद्ध में भी सम्मान किया गया था। लेकिन डायर ने वो झंडा देखते ही केवल एक शब्द बोला, फायर। और देखते ही देखते अगले 15 से 20 मिनट में उसके अंदर 1650 राउंड गोलियां चली और 1500 से ज्यादा लोग फायरिंग में मारे गए। सैकड़ों लोग भगदड़ में चल बसे और कुछ जब अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। और कुछ लोग जब जान बचाने के लिए दीवार फांदने की कोशिश करने लगे तो स्पेसिफिकली सैनिकों को दरवाजों की तरफ मौजूद लोगों को आदेश दिया गया। कहते हैं कि इस नरसंहार के बाद बाग के गेट्स को कई घंटों तक बंद रखा गया था ताकि जो इंजर्ड है उनके शरीर को गिद्ध और पंछी खा सके और उन्हें दर्द का एहसास हो। और अल्टीमेटली सारा इल्जाम थोप दिया गया जनरल रेजिनाल्ड डायर के ऊपर। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। अभी 18 अप्रैल के दिन मैंने केसरी 2 मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था और वाकई क्या इम्पैक्टफुल फिल्म है। वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय अक्षय कुमार, जिससे इंस्पायर होके मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया और तब मुझे एहसास हुआ कि फिल्म का सच्चाई से तो दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। इवन फिल्म में तो जिस केस की बात की जाती है वो केस तो असल में कभी हुई भी नहीं थी। जनरल डायर पे तो कभी कोई कोर्ट केस चला ही नहीं था और मोस्ट ऑफ द फिल्म केवल फिक्शनल घटनाओं पे चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब हम इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड जनरल डायर नहीं था बल्कि ये भारतीय शख्स था जिसने अपने ही लोगों के साथ धोखा किया था और फिर ईरान भाग गया। अब आखिर कौन था वो शख्स और क्या है शंकरन नायर की सच्चाई? क्यों गांधी भी जलियांवाला बाग के दोषी है और जलियांवाला बाग की वो असली सच्चाई क्या है जिसे भारत ने सामने होते हुए भी कभी नहीं देखने की कोशिश की? वेल, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ब्रूटली ऑनेस्ट फैक्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हो सकता है कि आगे ये वीडियो डिलीट भी हो जाए, उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि लोग अपने सच्चे इतिहास को जान सके। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। तो दोस्तों, ये घटना भले ही साल 1919 की है मगर इसकी शुरुआत साल 1857 में ही हुई थी, जब भारत के कई कोनों में लोग अंग्रेजी हुकूमत को लेकर ये समझने लगे थे कि ये दोस्त नहीं बल्कि सोने की चिड़िया की संप्रभुता को खत्म करने आए दानव है। और इसी क्रोध ने जब क्रांतिकारियों के हृदय में चरम छुआ तो भारत के वीर सपूत शहीद मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की। मावीरन अलगमुथु कोने के विरोध के करीब एक सदी बाद मंगल पांडे ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीय उनके गुलाम नहीं है और बगावत का बीज बोके बन गए नए भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी। अब उनसे प्रेरणा लेके सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाकी कई भारतीयों ने क्रांति की शुरुआत करी और साल 1857 में अंग्रेजों की छाती पे प्रहार कर दिया। अब किसी तरह अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन इस विद्रोह को किसी गौरव की तरह ना देखा जाए, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत और विश्व में इसे कुछ सिपाहियों द्वारा की गई एक छोटी सी बगावत बता के मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की। मगर कुछ लोग इस क्रांति की चिंगारी को समझते थे। तभी वीर विनायक दामोदर सावरकर ने साल 1909 में अपनी एक किताब में इस क्रांति को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह के बुलाया, जिससे आजाद भारत की सोच ऐसे लोगों में फैलने लगी कि इवन भगत सिंह जैसे वीर शहीद भी सावरकर के कामों से इन्फ्लुएंस होकर आजादी के सपूत बन गए। भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी सांस ले ही रही थी कि तभी 1914 में छिड़ गया प्रथम विश्व युद्ध और ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ब्रिटिश फोर्सेस विश्व युद्ध में जा रही थी। मैन पावर और फाइनेंसेस दोनों के मामले में ब्रिटिश हर महीने के साथ कमजोर होता जा रहा था, जिस वजह से कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मौके का फायदा उठा के अंग्रेजों पे प्रहार करने का सोचना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस पॉइंट पे भारतीय अपनी सुपीरियोरिटी सिद्ध कर लेंगे
देंगे तो वो अंग्रेजों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स जैसे कि गदर म्यूटिनी और हिंदू जर्मनी रेबेल भी हुए, जो सक्सेसफुली होके शायद भारत को अर्ली 20th सेंचुरी में ही आजादी दिला देते अगर इन्हें किसी लीडर का सहारा मिल जाता तो। लेकिन भारत के पॉलिटिकल लीडर्स को तो अंग्रेजों की जी हुजूरी करने में ज्यादा उज्जवल भविष्य दिख रहा था। इस कमजोरी का फायदा उठा के किसी भी इन्फ्लुएंस व्यक्ति ने ऐसे किसी भी ग्रुप का साथ नहीं दिया। गांधी जी अपनी अहिंसा के राजनीति पे अड़े रहे, पर फिर आया वो समय जब गांधी जी ने अपनी अहिंसा त्याग दी, भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के भले के लिए। अब देखो, जहां भारत को इस कमजोरी का फायदा उठा के उस दौर में ही आजादी मिलने की उम्मीदें थी, वहीं पर अंग्रेजों ने एक बेहतरीन चाल चली। उन्होंने भारत को यह वादा किया कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद वो भारत को अपने हाथों में आजादी दे देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसके दो कारण थे। पहला ये कि अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत में ये रिबेलियन फोर्स ज्यादा रही तो यहाँ कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, और दूसरा ये कि उन्हें पता था कि भारत में जितनी आर्मी उन्हें मिल जाएगी उतनी आर्मी कहीं नहीं मिलेंगी और उसके बिना वो युद्ध जीत भी नहीं सकते थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों पर दबाव बनाना शुरू किया। कोई नहीं माना तो ऐसे तरीके आजमाए गए कि हम यहाँ पर खुल के बता भी नहीं सकते, मगर फिर भी बहुत से भारतीय ब्रिटिश की लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके लिए मातृभूमि से गद्दारी करने से बेहतर था मर मिट जाना। लेकिन तभी युद्ध के आखिरी लम्हों में वही गांधी जी जिन्होंने अहिंसा की सीख पूरी दुनिया को दी थी, ये बार बार कहने लगे कि भारत में अहिंसा से भी आजादी आ सकती है। उन्होंने भारतवासियों से यह अनुरोध किया कि वो ब्रिटिशर्स के लिए हथियार उठाएं, और ये अनुरोध उन्होंने किसी सेना बल से नहीं बल्कि उन पीसेंट से किया जिन्हें जंग तो क्या हाथापाई करनी भी नहीं आती होगी। और लोग गांधी जी को इतना मानते भी थे कि उनके अनुरोध के बाद लाखों ने तो बिना कुछ सोचे समझे बस एक आदेश में युद्ध के लिए भर्ती हो गए। परिणाम स्वरूप भारत के करीब 13 लाख जवानों ने 1918 तक ब्रिटिश सर्विस में ज्वाइन होने के लिए वॉलंटियर कर दिया, जिसमें से करीब 75,000 लोग अपनी जान उस युद्ध में गवा बैठे, जो असल में तो उनकी कभी थी भी नहीं। उल्टा उन्होंने तो अपने उस दुश्मन को बलवान बना दिया जो उनकी बहन बेटियों को नोच खाने के लिए तैयार था। भारत में उस वक्त इन टोटल करीब 14 करोड़ मर्द मौजूद थे। सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि हर 10 में से एक भारतीय नौजवान को बरगला के या जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया गया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 10-10 साल के छोटे बच्चे तक युद्ध में लड़ने गए थे, ये सोच के कि वो अपने मातृभूमि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उसके साथ तो बस धोखा किया गया है। अब सच कहूं तो ये सब सोच के ही खून खौल उठता है कि आखिर कोई अपनी पॉलिटिक्स और फेवरिज्म के लिए लाखों परिवार कैसे बर्बाद कर सकता है। पर जब इसकी हिस्ट्री तलाशी गई तो हमें यह पता चला कि ये पहली बार नहीं था जब गांधी जी ने ऐसा किया हो। जब अफ्रीका ने अपनी आजादी के लिए साल 1899 से 1902 के बीच अंग्रेजों के खिलाफ सेकेंड बॉयर वॉर लड़ी थी तो उनकी तादाद कम थी पर हौसले बुलंद, क्योंकि अंग्रेज उनकी जमीन से रिसोर्सेस निचोड़ते जा रहे थे और लगातार उनकी धरती को तबाह करते जा रहे थे। तब उस युद्ध में गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, एक सर्जेंट मेजर की तरह, पर उन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे अफ्रीकियों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अफ्रीकन्स को प्रताड़ित करने वाले ब्रिटिशर्स को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और ये तक प्रपोज किया कि वो एक इंडियन वॉलंटियर यूनिट बनाएंगे। तो अगर कोई ये कहे कि सिर्फ अंग्रेजों के वादे की वजह से गांधी जी ने भारतीयों को युद्ध में जाने के लिए कहा तो आई हैवीली डाउट इट। अब यहाँ पर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कोई नहीं नकार रहा है, पर ब्रिटिशर्स और गांधी जी का जैसा रिश्ता रहा है, इस फेवरिज्म की जड़ें तो हमें कुछ और ही बताती है, जिसमें हम और भी बहुत सी बातें बता सकते हैं जो आपको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगी। पर यह वीडियो गांधी जी के ऊपर नहीं है। खैर, साल 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। जिन्हें अंग्रेजों की नजरों में अच्छा बनना था वो बन गए। लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स खेल ली, पर भारत की मासूम जनता को क्या मिला? जो उन्हें सालों से अंग्रेजों और नेताओं ने दिया है, वही धोखा। हम शहादत का सम्मान करते हैं, लेकिन टेक्निकली जिन भारतीयों ने अपनी जान युद्ध में गंवा दी, उनकी शहादत उनके देश के लिए जाया चली गई और उसका कोई भी परिणाम उनके परिवार के भले के लिए नहीं निकला। लेकिन जनता खामोश क्यों रहेगी? उन्होंने डिमांड करी कि अब जब युद्ध खत्म हो गया है तो उन्हें स्वराज्य चाहिए, उन्हें आजादी चाहिए। लेकिन अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और इस धोखे से भारत में लोगों के आक्रोश ने चरम सीमा पार कर दी। लोग सड़कों पे उतर आए, अंग्रेजों से जवाब मांगने लगे जो उनके पास थे नहीं। तो उन्होंने 18 मार्च 1919 में पास किया एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1990, बेटर नोन एज रोलेट एक्ट, और सारे फसाद की जड़
यही है। रोलेट एक्ट ने अंग्रेजी हुकूमत को 4 ताकतें दी। पहली तो ये कि वो किसी को भी बिना वारंट के कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो किसी को भी बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे और कोई आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये एक्ट उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता था। तीसरा ये कि इस एक्ट की वजह से पब्लिक गैदरिंग्स पे रोक लगा दी गई थी और उस समय जो जूरी सिस्टम चला करता था, इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो बिना जूरी के मुकदमा चला सकती है। आसान शब्दों में कहे तो जिसे जब चाहे तब उठा के कोई भी सजा दे सकते थे, फिर चाहे वो जस्टिफाइड हो या ना हो। और इसके लिए प्रेस या जनता में किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं थी। इसे लेकर उस वक्त कहा जाता था कि ये एक काला कानून है, एक रौला है, बिना वकील, दलील या अपील के। इसी बढ़ते अनरेस्ट के बीच गांधी जी समेत कई पॉलिटिकल लीडर्स ने 6 अप्रैल 1919 के दिन हड़ताल और सत्याग्रह अनाउंस किया, जिसमें पूरे भारत ने पार्टिसिपेट भी किया। हड़ताल से अंग्रेजों को खास बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन 9 अप्रैल को आई रामनवमी, जो वैसे तो हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन उस दिन हर धर्म के लोग सड़क पे साथ निकले, अंग्रेजों के बीच से गए और नारे लगे, हिंदू मुस्लिम की जय। भारत का वो मंजर इतना खूबसूरत था कि स्वामी श्रद्धानंद ने सत्याग्रहियों को लाहौर में मौजूद एक मस्जिद से संबोधित किया। सच में इस संप्रभुता के बारे में सोच के ही दिल को एक अलग सी खुशी मिलती है। मगर हिंदू मुस्लिम के साथ ने अंग्रेज को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी विफल हो रही थी, जो इंडियन सोसाइटी में उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। अब देखो, कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उस मंजर ने उन्हें साल 1857 की बगावत की याद दिला दी थी और उन्हें डर था कि कहीं वापस से कुछ वैसा ना हो जाए। इसलिए पूरे पंजाब की ब्रिटिश हुकूमत अलर्ट पे आ गई और तुरंत इसका इलाज करने के लिए काम करना शुरू करने लगी। अब स्पेसिफिकली पंजाब ही क्यों? पहले इसीलिए क्योंकि अगर विश्व युद्ध में किसी रीजन से सबसे ज्यादा सैनिक गए थे तो वो था हमारा पंजाब। नियरली 3,55,000 सैनिक भेजने वाला मामले का पूरा संज्ञान लिया उस वक्त के गवर्नर ऑफ पंजाब सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने, और चीजें इस तरह ऑर्केस्ट्रेट करनी शुरू कर दी कि ये प्रतिशोध की आंधी दब जाए। अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल की सुबह डॉक्टर सत्यपाल, जो न सिर्फ कैम्ब्रिज से पढ़े एक वेल एजुकेटेड फिजिशियन होने के साथ साथ एक लोकल लीडर भी थे, उन्हें अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बुलाया गया, जहां पहुंच के उन्होंने देखा कि सैफुद्दीन किचलो, जो एक चर्चित बैरिस्टर और कांग्रेस लीडर थे, वो भी वहीं पर मौजूद थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गवर्नर माइकल ने उन्हें बताया कि उनके मूवमेंट्स को सीआईडी बीते कई महीनों से ट्रैक कर रही है और उनकी हरकतों की वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से धर्मशाला में नजरबंद किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर माइल्स इरिविंग ने उन्हें तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों के रिक्वेस्ट करने पे उन्हें एक परमिशन ये दी गई कि वो दोनों अपने परिवार को इस दौरान चिट्ठियां लिख पाएंगे। अब चूंकि चिट्ठी देने के लिए वो खुद तो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये चिट्ठियां वो अपने दोस्त हंसराज को देंगे, जो बाद में ये पत्र उनके परिवार तक पहुंचा देगा। अब इन तीनों को अपने दिमाग में ध्यान से बैठा कर रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन और हंसराज। अब जैसे ये खबर कुछ ही घंटों में जनता के कानों तक पहुंची कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलो को अरेस्ट कर लिया गया है, बारूद में बैठी अमृतसर को चिंगारी मिल गई और लोग सड़क पर उतर आए। पूरी मार्केट को विरोध में बंद कर दिया गया और भारी भीड़ इकट्ठा वहां के सिविल लाइंस की तरफ पहुंचने लगी, जहां ज्यादातर अंग्रेज रहा करते थे। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो तब भीड़ ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि भीड़ को रोक पाना लगभग असंभव हो गया और तभी अंग्रेजी हुकूमत ने वो किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने भारी भीड़ पे ओपन फायर कर दिया, जिसमें कुल 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। अमृतसर एक शहर की जगह मानो जंग के मैदान में बदल गया था, जहां प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बैंक्स को तबाह करना और लूटना शुरू कर दिया। जहां एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेज को मारो, क्योंकि अब बात खून का बदला खून पे आ चुकी थी। माइकल समझ गए थे कि हालात अब हाथों से निकल गए हैं और इसको अगर कोई संभाल सकता है तो वो वही है जिसके अंदर रहम ना हो। इसी सोच के साथ 11 अप्रैल के दिन जलंधर से एक बड़ी टुकड़ी के साथ अमृतसर बुलाया गया उस वक्त पंजाब में पोस्टेड हाईएस्ट रैंक ऑफिसर को, द इनफेमस जनरल डायर। डायर ने आते ही 11 अप्रैल की रात से पूरे अमृतसर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पूरे शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और जगह जगह यह ऐलान कर दिया गया कि कोई भी अगर झुंड बना के खड़ा रहेगा तो उस गैदरिंग को हटाया जाएगा, फिर चाहे उसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। 13 अप्रैल को था बैसाखी का दिन, एक ऐसा दिन जिसका सिखों में बहुत महत्व है और उसी दिन हंसराज ने सभी लोगों से अपील की थी कि वो सब शाम को जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो, रोलेट एक्ट के खिलाफ एक शांति प्रिय प्रोटेस्ट के लिए। हंसराज सत्यपाल और किचलो के करीबी होने के साथ साथ वहाँ एक चर्चित लोकल लीडर भी थे, जिस वजह से करीब 25,000 लोगों की भीड़ शाम तक जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने वाली थी। मगर जब इस बात की खबर जनरल
डायर को लगी तो उसकी ईगो हर्ट हो गई कि उसका आदेश ना मानने की आखिर इतने लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। कुछ ही समय बाद उसने बाघ के ऊपर एक एयरक्राफ्ट उड़वाया, ये मुआयना करने के लिए कि बाघ में आखिर कितने लोगों की भीड़ जमा है। और जब उस एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन डायर तक पहुंची और उसे ये पता चला कि बाघ के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो वो तुरंत 2 मशीन गन से लैस आर्म्ड कार के साथ कई जवानों को लेकर बाघ पहुंच गया। हालांकि जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाघ के एंट्रेंस तो इतनी चौड़ी है ही नहीं कि उससे मशीन गन्स घुस पाए। तो डायर ने बिना समय गवाए सोल्जर्स के साथ अंदर एंट्री ले ली और जैसे ही हंसराज द्वारा लहराए गए शांति के सफेद झंडे को देखा, पता नहीं उसके सर पे कौन सा हैवान चढ़ गया कि उसने जलियांवाला बाग में मौजूद सभी लोगों पे ओपन फायर करवा दिया। और आगे उस बाग में जो हुआ उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस घटना के बाद डायर ने अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट किया कि उसे एक रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कन्फ्रंट किया है, जिसके रिप्लाई में मेजर जनरल विलियम बाइनॉन ने रिप्लाई किया कि आपके एक्शंस करेक्ट हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसे अप्रूव करते हैं। साथ ही साथ माइकल ओडोयर ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया जाए। और इसी के बाद एंट्री होती है सर चेत्तूर शंकरन नायर की, जिन्हें अगर आप केसरी 2 से जानते हैं और वैसा ही कुछ ड्रामेटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, बट आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। सर CS नायर एक बहुत जानी मानी फैमिली से आते थे, जहां उनके पिता रामुनी पनिकर एक तहसीलदार थे। वो ओहदा जो उस वक्त किसी भारतीय को दी जाने वाली सबसे ऊंची पोस्ट हुआ करती थी। यही कारण था कि उनकी परवरिश बिल्कुल इलाइट तरीके से हुई थी। जिसके बाद जब वो वकालत करके आगे बढ़े तो साल 1899 आते आते वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए थे, यानी एक ऐसा वकील जो सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता हो। फिर 1908 में उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में जज की कुर्सी संभाली। साल 1912 में उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा नाइटहुड से सवारा गया, एक ऐसा ओहदा जिसके बाद व्यक्ति को सर कह के बुलाया जाने लगता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 1915 में उन्हें वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव में भी जगह दे दी गई, जिसे आप उस समय की कैबिनेट मिनिस्ट्री मान सकते हैं। नायर एक ऐसे पोजीशन में थे कि अगर वो कुछ ना भी करे तो भी केवल वो नहीं बल्कि उनकी अगली जनरेशन की लाइफ सेट थी। मगर जलियांवाला बाग ने उन्हें इतना हिला के रख दिया था कि उन्होंने इतनी अच्छी पोस्ट में होने के बावजूद वाइसरॉयस काउंसिल से रिजाइन कर दिया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को जेनोसाइड के लिए सू किया, राइट? क्योंकि फिल्म में तो ऐसा ही दिखाया गया है। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने जनरल डायर के खिलाफ कोई भी केस नहीं किया था। जनरल डायर तो छोड़ो, उन्होंने जालियांवाला बाग के लिए किसी पे भी कोई केस नहीं किया था जिसका इतिहास में कोई भी वर्णन मिलता हो। और आपने जो कुछ भी फिल्म में देखा है ना, वो पूरा केस, उसके हियरिंग्स, प्रोसीडिंग्स, वो सब की सब सिर्फ एक फिक्शनल घटना थी और उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या शंकरन नायर को यूं ही फैब्रिकेटेड कहानी बना के महान दिखाया गया? क्या उनका और क्राउन के केस का कोई भी संबंध ही नहीं है? वेल है, पर बात यह है कि उन्होंने कभी क्राउन पे केस नहीं किया था, बल्कि अंग्रेजों ने उल्टा उन पे केस किया था। दरअसल साल 1922 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी टाइटल्ड गांधी एंड एनार्की, जिसमें ना सिर्फ गांधी और उनके विचारों को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया था, बल्कि उन्होंने तो गांधी जी को ये तक कह दिया था कि वो भारत के स्वराज के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। हालांकि नायर का रिजाइन करना व्यर्थ नहीं गया। नायर के रिजाइन करने के बाद ही ब्रिटिशर्स को लगा कि एक कमिटी के द्वारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इसी वजह से 14 अक्टूबर 1919 में हंटर कमीशन को बनाया गया, जिसका काम था पंजाब में घटी घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करना। और पता है, जब जनरल रेजिनाल्ड डायर कमेटी के सामने पेश हुए थे तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि इसके बहुत हाई चांसेस है कि अगर मैंने बिना फायरिंग के भीड़ को भगाया होता या वार्निंग दी होती तो वो सब भाग जाते, लेकिन वो सब फिर से वापस आते और मुझ पे हंसते कि मैं उन्हें परमानेंटली नहीं भगा पाया। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी ही नजरों में मूर्ख बन जाता, जिस वजह से मैंने उन्हें पनिश करने के लिए उन पे ओपन फायर कर दिया, वो भी इस तरह से कि उन्हें उस चीज का नुकसान पहुंचना चाहिए। उसने ये भी एडमिट किया कि उसने तब तक गोली चलाते रहने का आदेश दिया जब तक कि बुलेट्स खत्म ना हो जाए, और अगर मेन गेट से मशीन गन के निकलने जितनी जगह होती ना तो वो उसे भी गोली खत्म होने तक चलवाते ताकि मरने वालों की तादाद ज्यादा हो। उसके अनुसार उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि भारत में बगावत की आंधी हमेशा हमेशा के लिए दब जाए और कभी कोई भी दोबारा क्राउन के विरुद्ध ऐसा करने की ना सोचे। लेकिन इतने बड़े जनसंहार को अंजाम देने के बावजूद डायर पे किसी भी तरह का मिलिट्री या लीगल एक्शन नहीं लिया गया, जो वैसे भी भारत का एक दुखद रिकॉर्ड रहा है। नरसंहार की घटना को छिपा के दोषियों को रिहा कर देना भारत के इतिहास में कई बार हो चुका है और कोई भी सजा ना मिलने की वजह से ही ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। डायर भी
भी हालांकि जिस सम्मान के लिए इतना आगे गए थे उससे वो बाद में छिनता ही गया। 23 मार्च 1920 के दिन उसे अर्ली रिटायरमेंट विदाउट पेंशन दिया गया था, पर ब्रिटेन में उसको एक हीरो की तरह ट्रीट किया गया। वहाँ जंगल बुक के ऑथर रडयार्ड किपलिंग जैसे लोगों ने उसे द मैन हु सेव्ड इंडिया कह के बुलाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन अंग्रेजों के बीच एक भारतीय गद्दार था जो असल में इस पूरे जनसंहार का मास्टरमाइंड था। जैसे ही हंसराज ने वो सफेद रुमाल लहराया था, वो तुरंत ही लकड़ी के पोडियम के पीछे छिप गया था, एज इफ उसे पता हो कि फायरिंग होने वाली है और वो सफेद रुमाल जनरल डायर के लिए इशारा हो। जनसंहार के बाद फिर हंसराज सरकारी गवाह बन गया और उसके जितने भी साथी थे उनका पता और उनके सभी गुनाहों के बारे में क्राउन को बता दिया। भारतीयों के हत्थे चढ़ने के बाद वो मारा जाएगा ये जानने की वजह से अंग्रेजों ने हंसराज को बाद में अपने खर्चे पे इराक भेज दिया। उस भीड़ को वहां पर इकट्ठा करने वाला भी हंसराज ही था और किचलेव और सत्यपाल को जेल भिजवाने के बाद सारा काम भी हंसराज ने ही संभाला था। अब आखिर अंग्रेजों ने उसे कुछ क्यों नहीं किया? अंग्रेज तो दुश्मन थे, वो तो अपनी सल्तनत बचा रहे थे, पर वो हंसराज था जिसने गद्दारी करके अपने हजारों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। इवन मदन मोहन मालवीय जी की भी हंसराज को लेके यही राय थी। जालियांवाला बाग की कहानी अभी भी इतनी लंबी है कि 10 मिनट और चली जाए, पर आपके हिसाब से हंसराज कोई गद्दार था या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और क्या आप आज से पहले जालियांवाला बाग के बारे में इतनी डिटेल में जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को डिलीट होने से पहले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी ये सच्चाई पता चल सके।